हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। इसका डाटा इंटरप्रिटेशन का एक चार्ट मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या करता है? टीचर्स और स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्योंकि किसी क्लासरूम को ये चेक करना चाह रहे हैं, तो क्लासरूम क्या है, एक साल तक ही एक क्लास में बच्चे रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स उनको क्या आ रही है क्लास में, तो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? दोस्तों, एक्शन रिसर्च आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन इस बार एक्शन रिसर्च से ही इस पेपर के अंदर आए हैं। तो एक्शन रिसर्च जो होती है उसमें क्या किया जाता है? पहले योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, प्लान के बाद उसको क्या है, क्रियान्वयन किया जाता है। जो आपने प्लान बनाया है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व के बाद रिफ्लेक्शन यानी उस पर विमर्श करेंगे। तो ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्शन रिसर्च के जो सोपान होते हैं, उसके जो चरण होते हैं, निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? यानी जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के स्टेप्स आपसे पूछे गए हैं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है रिसर्च का, नेक्स्ट कौन सा होता है। तो समस्या का स्थापन, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को चूज करते हैं, पहला होता है विश्लेषण, दूसरा नहीं होता है। समस्या का स्थापन, उसके बाद आप जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद डाटा को आप एकत्र करते हैं, डाटा का उसके बाद विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आप सामान्यीकरण और निष्कर्ष लागू करते हैं। तो इसका 3 करेक्ट आंसर है, ये इसका सही क्रम है। सॉरी, यहाँ पे 2 समूह दिए गए हैं, समूह 1 को समूह 2 से आपने मिलाना है। ये रिसर्च मेथड्स दिए गए हैं और यहाँ पर प्रदत्त संकलन उपकरण यानी डाटा को कलेक्ट करने के टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लाइक अगर आप प्रयोगात्मक विधि करते हैं, एक्सपेरिमेंटल अगर आप रिसर्च करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मानकीकृत परीक्षाएं आप करते हैं। मानकीकृत का मतलब होता है जो भी आप प्रयोग करोगे वो किसी प्रोसीजर के थ्रू करोगे जो जिसको पहले मान्यता मिल चुकी है। ठीक है। कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर विधि मींस एक्स पोस्ट फैक्टो भी आप इसको बोल सकते हैं। कार्योत्तर विधि में आप क्या करते हैं, विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं कराते हैं। लाइक आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास कि जब आपके फाइनल पेपर आप दोगे तो उसे कार्योत्तर विधि कहा जाएगा कि पूरे साल आपने क्या पढ़ा। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो आपका रिसर्च होगी, जो आपका एग्जाम है उसमें आप देखा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा। तो विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं उसके लिए कराई जाती है। विवरणात्मक सर्वेक्षण, तो ये हम सोशल साइंसेस में मैक्सिमम करते हैं। जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण होता है उसमें हम प्रश्नावली तैयार करते हैं। हम प्रश्नावली तैयार करके अपने रिस्पोंडेंट के बीच जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक विधि में हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स को यूज करते हैं। प्राइमरी मेथड क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐतिहासिक घटनाएं जहां पे घटी है वहां पे ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, वहां पे जो शिलालेख है उसको ऑब्जर्व करेंगे प्राइमरी मेथड में। और सेकेंडरी मेथड जो आपको बुक्स वगैरह जो भी आपको मिलेगी। तो ये है इसका सही क्रम। दैट्स मीन यहाँ पे सॉरी ए का 3, तो ए का 3 केवल 2 में है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है?
शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स किसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो रिसर्च एथिक्स शोध समस्या स्थापन और इसकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र निर्धारण के चरण में, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने वाले चरण में। दोस्तों, रिसर्च एथिक कहाँ पे लागू होती है सबसे ज्यादा? जब भी आप डाटा का क्या करते हैं, डाटा को एक तो आप कलेक्ट करते हैं, वहां पे रिसर्च एथिक्स देखे जाते हैं कि गलत मीन से आप डाटा को कलेक्ट ना करें। और जब आप डाटा को अपनी थीसिस के अंदर लिखते हैं, उसका संकलन करते हैं, तो डाटा जैसे आपको किसी इंसान ने बोला कि हमारी जो जीडीपी है वो 7% रहेगी, तो आप वहां पे ये नहीं लिख सकते हैं कि वहां पे 6% रहेगी। जो भी रिस्पोंडेंट ने बोला है, भले ही वो गलत बोला है, आपको वही लिखना होता है वहां पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिसर्च जो एथिक्स होते हैं वो प्रदत्त संकलन के टाइम देखे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? यानी वो कौन सा प्रारूप होता है? जब भी आप एक ड्राफ्ट बनाते हैं, रिसर्च का ड्राफ्ट बनाते हैं, वहां पे फॉर्मल तरीका किस में होता है? तो फॉर्मल तरीका हमेशा होता है जो आप रिसर्च की थीसिस लिखते हैं उसमें फॉर्मल तरीका आप यूज करते हैं, तो डॉक्टरेट स्तरीय जो शोध पत्र होते हैं, ठीक है। तो 6 का ए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक पैराग्राफ है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसको इंग्लिश में ही देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो किस पर आधारित होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होती है। सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या है, अंडरस्टैंड कराई जाती है चीजें, ठीक है। When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in non-verbal messages. जब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस आपके पास दिए जाते हैं, लाइक अब इसका एक एग्जांपल आपको हमेशा क्लासरूम में दिया होगा, लाइक टीचर इशारा कर रहा है स्टूडेंट की ओर, बच्चों देखो ये, लाइक बच्चों देखो ये कितनी उंगलियां है, इस तरीके से वो बोलेगा बच्चों ये 5 उंगलियां है। वो क्या बोलेगा, बच्चों ये 5 उंगलियां है। तो बच्चे क्या है, उनके शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हाथ के ऊपर ध्यान देंगे। अगर टीचर ऐसे बोले कि बच्चों ये 5 उंगलियां है, हालांकि ये 4 है, बच्चों ये कितनी उंगलियां है, तो बच्चे क्या आंसर देंगे, ये 5 उंगलियां है। उनको पता है चीजों का कि ये 4 उंगलियां है। लेकिन अगर वो इशारा कर रहा है कि बच्चों ये 5 उंगलियां है, ठीक है, तो ये 4 को 5 मान लेंगे। The typical feature of an information-rich classroom lecture is in the nature of being एक क्लासरूम लेक्चर ऐसा बनाया गया है जो इंफॉर्मेशन रिच हो। इंफॉर्मेशन देने के लिए एक लेक्चर क्लासरूम में आयोजित किया गया है जिसमें सूचनाएं दी जाएगी ओनली। सूचनाएं मीन्स भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्लासरूम में दी जाती है तो किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसका नेचर होता है फैक्चुअल, फैक्ट्स के ऊपर हमेशा ध्यान दिया जाता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड व्याख्यानों में। अगर ये कॉग्निटिव व्याख्यान होता, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, जिसमें ज्ञान में वृद्धि की जाती है, यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन में वृद्धि की जा रही है, अगर ज्ञान में वृद्धि की जा रही है तो आपका ये स्ट्रक्चर, ये नेचर कैसा होना था, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किसके द्वारा ड्रिवन की जाती है? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें भाव दिखाए जाते हैं, भाव बोधक कम्युनिकेशन। ये होती है एनकोडर की पर्सनैलिटी से करेक्टराइज। तो इसको हिंदी में देखते हैं, 16 का इजी हो जाएगा।
भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? भावबोधक कम्युनिकेशन प्रेरित होता है कूट लेखक यानी एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से, क्योंकि जो भी फीलिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा उसका व्यक्तित्व वहां पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल गांधी हम लेते हैं। गांधी जब कम्युनिकेशन करेंगे तो वो अहिंसा की बात करेंगे, वो सत्य की बात करेंगे, वो गॉड की बात करेंगे, तो उससे उनकी पर्सनैलिटी हमें दिखाई देती है कि वो भगवान में भी मानते हैं, वो सत्य में भी मानते हैं। इसके विपरीत अगर आप कार्ल मार्क्स को देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का आपको बिल्कुल ऑपोजिट दिखेगा उनका व्यक्तित्व। तो भावबोधक संप्रेषण में क्या है? व्यक्तित्व की विशेषताएं हमें दिखती है। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? एक पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन होता है, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। ओके, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू पर्सुएशन। पॉजिटिव जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो अनुनय, परसुएशन को क्या है, लीड करता है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है। परसुएशन का मतलब होता है जहां पे टीचर के प्रति आदर का भाव हो, और आदर क्या है, स्टूडेंट क्या है, टीचर सॉरी स्टूडेंट का टीचर के प्रति आदर का भाव हो, और टीचर का स्टूडेंट के प्रति करुणा का भाव हो, तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन इस तरीके का वातावरण क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा संप्रेषण किसका आधार होता है? कक्षा जो संप्रेषण होता है, क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है सामाजिक पहचान की। सामाजिक पहचान की एक क्लासरूम जो होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, अगर हम उसको हिंदू जो आपके हिंदू स्कूल्स होते हैं, या फिर आपके मुस्लिम जो आपके स्कूल होते हैं, उसमें जो टीचिंग दी जाती है वो बिल्कुल अलग दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में अलग दी जाती है, बौद्ध जो आपके स्कूल्स होंगे उसमें अलग दी जाएगी। तो उसमें क्या है, सामाजिक पहचान सामाजिक पहचान उसका आधार होता है। द मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रृंखला दी गई है 1, 4, 27, 36, 43। इसमें से मिसिंग क्या है? ये सिंपली आप देखोगे 1 और 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, क्यूब और स्क्वायर पे चले हैं। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर इनका है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, फिर इन्होंने लिया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर आएगा 5 का क्यूब। देखो पहले क्या चला था, 1 का क्यूब, पहला क्यूब है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा क्यूब है, चौथा स्क्वायर है, पांचवा क्यूब है, तो छठा क्या होगा, स्क्वायर, और 7 का होएगा क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, पंजा पंजा 25, 25 पंजा 125, दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला YEB WFD UHG SKY का अगला पद क्या होगा? तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे आपने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे YEB, इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे आप WFD, उसके बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे UHG, और उसके नीचे लिखेंगे आप SKI। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर हम शुरू करेंगे। PQR, एस यहां पे दिया है, एस के बाद इन्होंने टी छोड़ा है और यू आ गया, यू के बाद वी छोड़ा है, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा है और वाई आ गया। दैट्स मीन एक एक अल्फाबेट इन्होंने छोड़ा है। तो PQR PQ, देखिए यहां पे क्या आएगा, पहला शब्द आएगा क्यू, क्यों
क्योंकि क्यू के बाद सिर्फ हमने एक छोड़ना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने छोड़ा है, पहला आ गया क्यू। फिर दूसरे में देखते हैं ई एफ, यहाँ पे 0 छोड़ा है, ई एफ यहाँ पे एक छोड़ा है, एक क्या छोड़ा है, ई एफ जी छोड़ा है। फिर एच आई और जे यहाँ पे 2 छोड़े हैं। तो दैट्स मीन अगले इन्होंने कितने छोड़े, यहाँ पे 0 छोड़ा है, यहाँ पे 1 छोड़ा है, यहाँ पे 2 छोड़े, नेक्स्ट छोड़ेंगे 3, जे के एल एम एन छोड़ेंगे और नेक्स्ट आएगा ओ। तो नेक्स्ट आ गया हमारा ओ। तो क्यू ओ जिसमें होगा वो हमारा आंसर है। तो क्यू ओ 2 में दिया गया है, दैट्स मीन 2 इसका करेक्ट आंसर है। यदि ए का कूट सी है, एम का कूट आई है, एन का कूट पी है, एस का ओ है, तो कंपनीज का कूट क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है। सी का कूट क्या है? सी का कूट क्या है? सी का कूट है एस। सी का एस, सी का एस है, दैट्स मीन कंपनी का जो पहला जो हमारा आएगा वो एस आएगा। तो एस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहला आ गया हमारा एस। ओ का कूट क्या है? ओ का कूट यहां पे दिया है ओके, इसको छोटा कर लेते हैं। तो सी का कूट हमें मिला था एस, ओ का कूट यहां दिया है, ओ का कूट ई दिया है, तो ओ का कूट ई, एस ई। अगला है एम, एम का कूट क्या दिया है? एम का कूट यहां पे दिया है, एम का कूट है आई, एम का कूट है आई, तो एम के लिए हम यूज करेंगे आई। तो जिसमें एस ई आई होगा वो हमारा आंसर है, एस ई आई। एस ई आई सिर्फ इसमें है, दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डाटा की पहचान कीजिए। कॉन्टिन्यूअस डाटा इसमें आपको पहचानना है। कॉन्टिन्यूअस डाटा है जिसमें लगातार वृद्धि होती रहती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डाटा जिसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। एक व्यक्ति द्वारा बोली जा सकने वाली भाषाओं की संख्या। अब देखो, एक व्यक्ति है भाषा जो बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 हमने पीपल लिए, 10 लोग लिए, 10 लोगों में से भाषाओं की वो देखते हैं क्या कि ये कंटिन्यूअस डाटा है या नहीं है, ठीक है। 10 में से 5 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर क्या है 2 भाषाएं सीखी, 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 1 भाषा सीखी, 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 0 भाषा सीखी, और 1 आदमी ऐसे जिसको 1 आती थी वो भी माइनस में चली गई, उसको भी वो भूल गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं है क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि नहीं हुई। ये व्यक्ति की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, किसकी कम हुई, किसी की वृद्धि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं है। एक घर में बच्चों की संख्या, ये भी हमने 10 यहाँ पे डाटा लिए, 10 घरों का डाटा लिया। हो सकता है एक घर के अंदर अगले साल क्या है एक बच्चा होता है, दूसरे घर में बच्चा नहीं होता है, तीसरे घर में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ये माइनस में चला गया। दैट्स मीन ये भी कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं है। बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, स्थिर भी रह सकती है। स्थिर भी रह सकती है यानी ये नहीं बढ़ा या नहीं घटा। शहरों की जनसंख्या ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हो सकता है एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, अगले साल जनसंख्या सिर्फ 5 लाख ही बनी रही, ठीक है। एक भी उसमें ना बढ़ा ना उसमें घटा, तो ये कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं हो सकता। एक कक्षा में छात्रों का वजन, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर क्या है, लास्ट ईयर 10 बच्चे थे और 10 बच्चों का वजन था 100 किलो। अगले साल क्या हुआ, अगले साल वजन डेफिनेटली या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगले साल वजन क्या है 110 हो गया डेफिनेटली। अब देखो ये 10 साल के बच्चे, तो 11 साल में जब बच्चे पहुंचेंगे तो वजन इनका बढ़ेगा। अगले साल फिर इनका वजन बढ़ा, अगले साल इनका 110 था तो 110 से 130 हो सकता है, फिर 140, 5वीं में पहुंचे, 6ठी में पहुंचे, 7वीं में पहुंचे, तो इनका वजन डेफिनेटली बढ़ता रहेगा जब तक ये क्लास छोड़ ना दे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा का उदाहरण आपको पता लग गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पजल टाइप में ये क्वेश्चन है। अली ने एक दुकानदार से 21 में, अब देखिए इसको भी आपने क्या है टेबल में बना लेना है ऐसे। ये आपका अली है, अली ने दुकानदार से क्या सॉरी अली यहां लिखते हैं, ये अली है। अली ने दुकानदार से, दोबारा बना लेते हैं,
ये आपका अली है। अली ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 21 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए। और 21 रुपीज में उसने क्या किया? 21 रुपीज में उसने एक गिलास लिया, पेंसिल बॉक्स लिया एक, और कप खरीदा एक। 21 रुपए में उसने एक गिलास लिया, एक पेंसिल लिया और एक कप खरीदा। राकेश ने दुकानदार से, अब दूसरा जो आदमी था यह है राकेश ने इन्वेस्ट किया 28 रुपीज। 28 रुपीज में इसने एक कप लिया, दैट्स मीन एक कप लिया, 2 पेंसिल ली और एक गिलास खरीदा। पैसे खर्च किए 28। तीसरा जो इसमें आदमी है यह है प्रीति ने क्या किया? प्रीति ने दुकानदार से 35 रुपए इसने इन्वेस्ट किए और 35 रुपए में इसने क्या किया? 2 गिलास लिए, एक कप लिया और 2 पेंसिल बॉक्स लिए। तब ये पूछ रहा है कि 10 कपों का मूल्य क्या होगा? 10 कपों का मूल्य क्या होगा? अब देखो दोस्तों, यहां पे 21 रुपए हैं, दैट्स मीन 3 चीजें खरीदी गई है। अगर ये 7 का है, ये 7 का है और ये भी 7 का है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तब 21 रुपए होते हैं। दैट्स मीन यहां पे हर चीज की कॉस्ट कितनी है? 7 रुपए। फिर हम नीचे देखेंगे, ये 28 हो गया। यहां पे एक चीज की बढ़ोतरी हुई है, पैसे कितने बढ़े यहां पे? 7 रुपए। दैट्स मीन अगर ये एक चीज 7 रुपए की थी, अगर 2 लेंगे तो ये 14 रुपए की हो जाएगी। अब ऊपर ये 7 की थी, ये भी 7 की है, ये भी 7 की है, ये 2 चीजें हैं तो ये 14 की। दैट्स मीन ये 7 रुपए की है सारी चीजें। 7 रुपए, 7 और 14 हो गए हमारे 21 और 7 हो गए हमारे 28। ओके, 28। अब नीचे हम देखते हैं, ये 7 रुपए की चीज है, ये हमें पता लग गया था 14 रुपए की 2 हो गई, दैट्स मीन 7 की 1 है, तो 7 और 14 21, यहां पे टोटल है 35, दैट्स मीन इसकी भी 14 रुपए कॉस्ट है। इसका मतलब है सिंपल सा, इसको आप आराम से एक बार समझ लेना कि कप की कॉस्ट भी है 7 रुपए, पेंसिल बॉक्स की भी 7 रुपए और ग्लास की भी 7 रुपए कॉस्ट है। तो 10 कपों का मूल्य क्या होगा? 7 गुणा 10 इज इक्वल टू 70, दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है। लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे पे है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे पे है और पटना गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जबकि लखनऊ गंगा नदी नहीं, गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो इसमें लखनऊ डिफरेंट है, लखनऊ यहां पे डिफरेंट है। नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई है, निम्नांकित में से उस कूट का चयन करें जो निगमनात्मक डिडक्टिव तर्क की विशेषता नहीं बताता। डिडक्टिव, निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, तो पहला ही यहां पे है निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित। किसमें होता है? ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ना कि डिडक्टिव रिसर्च में होता है। और निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित हमेशा इंडक्टिव में भी होता है, और एक्सपेरिमेंटल में भी होता है। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग की विशेषताएं नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के 2 मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित रहता है, इस तरीके के तर्क को कहा जाता है अंतर्विरोधी। ये क्वेश्चन आ गया है 4 बार कम से कम। महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट या उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता। यह किस प्रकार का तर्क है? 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं पूरा इसको देख चुका हूं। ये सादृश्यात्मक एनालॉजी है,
यहाँ पे एक चीज की तुलना दूसरे चीज से की गई है। यहाँ पे मीन यानी मछली के पंखों की तुलना पक्षी से की गई है और महिलाओं की प्रजनन क्षमता पुरुषों की प्रजनन क्षमता से तुलना की गई है। तो ये सादृश्यात्मक कथन है। निम्नांकित तर्क वाक्यों में से इस प्रकार संबंधित है कि दोनों सही नहीं हो सकते हैं। दोनों सही नहीं हो सकते हैं किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। उस कूट का चयन करें जो उन तर्क वाक्यों को बताता है। ओके, प्रत्येक छात्र ददाचित होता है तो ऑल स्टूडेंट ददाचित होते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, कुछ छात्र ददाचित होते हैं, कुछ छात्र ददाचित होते हैं। छात्र कभी भी ददाचित नहीं होते हैं। छात्र कभी भी ददाचित नहीं होते हैं। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा, ऑल एंड ऑल नॉट, ऑल एंड ऑल नॉट, ये दोनों कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। ये नीचे दो तर्क वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अस्पृश्यता एक अभिशाप है। अस्पृश्यता एक क्या है? अभिशाप है। सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य है। सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य है। तो गर्म बर्तन आ जाएंगे यहां पे, ठीक है, गर्म बर्तन आ जाएंगे यहां पे। अब निष्कर्ष में क्या दिया गया है? सभी गर्म बर्तन अभिशाप है। अब अभिशाप तो यहां पे भी है, गर्म बर्तन सिर्फ यहां पे दिए गए हैं, तो पहला तो कभी भी सही नहीं हो सकता है। कुछ अस्पृश्य चीजें गर्म बर्तन है, तो अस्पृश्य के अंदर गर्म बर्तन दिए गए हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। कुछ अस्पृश्य चीजें गर्म बर्तन है, क्योंकि गर्म बर्तन यहां पे दिए गए हैं और ये अस्पृश्य के अंदर दिए गए हैं। सभी अभिशाप अस्पृश्य है। सभी अभिशाप, अब देखो सभी अभिशाप क्या अस्पृश्य है? नहीं है, क्योंकि अभिशाप तो यहां पे भी है, तो अभिशाप तो इसके बाहर भी है, तो 3 भी गलत है। अब बचे कौन से सही? 2 और 4। तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि कथन और कोई नहीं, अब ये क्या बोल रहा है? और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होते हैं, गलत है। इसको इन्होंने गलत माना। अब देखो, और कोई नहीं, दैट्स मीन ऑल जो वीर होते हैं वो दौड़ में विजयी होते हैं, इसको इन्होंने गलत माना है। तो ऑल का उल्टा क्या होता है? यहां पे बिना कुछ पढ़े ऑल का उल्टा होता है और सम नॉट। ऑल का उल्टा मैंने आपको कोई 10 बार बता चुका हूं। ऑल का उल्टा होता है सम नॉट। तो सम नॉट देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति जो दौड़ में विजयी होते हैं, वीर होते हैं। दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं, सम नॉट। ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, इसमें 2 डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए थे। एक का तो आंसर मैं दे चुका हूं, मतलब उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दूसरे वाला मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। ये क्या है? ये जो तालिका दी गई, इसमें 2012 से 2015 तक किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा जर्नल की बिक्री की 3 श्रेणियों में बिक्री राजस्व लाख रुपए में दिया गया है। इसके आधार पे आपने आंसर इसका देना है। तो ये आप एक बार समझ लीजिए। ये मदे दी गई है, एक कंपनी है जिसने जर्नल भी प्रकाशित किए, पत्रिकाएं भी, पुस्तकें भी, और टोटल जो उसने प्रकाशित की है वो आपको यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको भी प्लस करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। इन्होंने टोटल यहाँ पे नहीं दिया है, वो आपके ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है कि आप इसको प्लस करो। ठीक है। वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ? तो ये 2015 का डाटा यहां पे दिया है और बोल रहा है 2015 में पुस्तकों की बिक्री। तो 2015 में पुस्तकों की बिक्री ये रही 78।
कुल राजस्व का कितना प्रतिशत पुस्तकों से प्राप्त हुआ। तो कुल राजस्व हमने कैसे निकालना है 2015 का, इनको हमें प्लस करना पड़ेगा। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 8 5 13, हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 7 17, ये आया 173। इसको आपने कागज के ऊपर लिख लेना है क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है, 173 टोटल राजस्व कितना था, 173 आपके टोटल मार्क्स थे, उसमें से आपके 78 इंग्लिश में आए तो कितने बने, उस तरीके का ही क्वेश्चन है। तो ये कितने प्रतिशत आपके इंग्लिश में आए इस तरीके से। तो ये टोटल था 173, 173 में से 78 अगर पुस्तकें बिकी तो वो कितना परसेंट बना। तो 173 का हमने यहाँ पे सिंपली 0 बना दिया है ताकि हमें काटने में आसानी हो और पॉइंट में ना हो जाए। इसने राउंड फिगर में पूछा है तो हमने 0 से 0 काट दिया। यहाँ पे 17 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो 78 गुणा 10 करेंगे तो ये हो गया 780। अब 780 को डिवाइड करना है 17 से, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 100, तो 7 पंजा 17 पंजा 85, ऑलमोस्ट 45%, ऑलमोस्ट 45%। तो एक इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसने 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व पूछा है, तो 2015 का डाटा ये है। टोटल हुआ था हमारा 173 में से पुस्तकों का था 78, तो वो कितना परसेंट बना, तो गुणा 100 कर दिया हमने, 78 बटा 173 गुणा 100, तो यह है 45%। कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। कितने वर्ष में कम से कम 2 में वृद्धि हुई है। 46 से 47 हुआ, 47 से 45 हो गया, दैट्स मीन यहां तो बढ़ा आगे घट गया, तो इसमें तो नहीं हुई है, जनरल में तो नहीं हुई है। पत्रिका 31 से 39, 39 से 46, 46 से 51, तो डेफिनेटली पत्रिका में तो बढ़ा है, यहां से यहां पे बढ़ा है और यहां से यहां पे भी बढ़ा है। फिर देखते हैं पुस्तकों का, 73 से 77 यहां से यहां बढ़ा है और 77 से 78 यहां से यहां पे भी बढ़ा है। तो ओनली 2 मदें ऐसी है जिसमें बढ़ा है, क्योंकि तीसरी मद जो जनरल है इसमें नीचे घटा है। ओके, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो तो 2016 में राजस्व में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है अगर 2016 में, अब 2015 तक का डाटा दिया है, ये बोल रहा है अगर 2016 में राजस्व में इतनी ही वृद्धि हो, कुल राजस्व में इतनी ही वृद्धि हो जितनी यहां से यहां पे हुई, तो 2016 में कुल राजस्व कितना होगा। अब देखो यहां पे कितना था, सबसे पहले तो इसको प्लस करना पड़ेगा, फिर इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो 5 और 6 11, 11 और 8 19, हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, यहां था 169, इसका प्लस बना था 173। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, 69 से 173 हुआ, ऑलमोस्ट 4 की वृद्धि हुई। तो सिंपली आप यहाँ पे 4 प्लस कर दो, जितनी यहाँ पे वृद्धि हुई उतनी यहाँ कर दो, तो आ जाएगा आपका 177। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये होमोजीनियस डाटा है, ज्यादा फर्क नहीं है 169 और 173 के बीच, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मान के चल रहे हैं। तो 177 यहाँ पे वृद्धि होगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं पहले ही आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं, आप डाटा इंटरप्रिटेशन की अभी लेटेस्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 11 षोडश संख्या, 11 षोडश संख्या 11 से बड़ी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपकी डेसिमल संख्या होती है वो ऑक्टल संख्या से कभी भी बड़ी नहीं होती है, तो एक तो गलत है। द्विधारीय 1 1 1 0 1
101 के आंशिक भाग का दशमलव मान 0.625 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर केवल 2 सही है, ये बिल्कुल सही है, एक गलत है। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी जो है, आईसीटी आईटी का एक भाग माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। तो दोस्तों इसका एक ही करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो आईसीटी होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो आईटी से ही उत्पन्न हुई है, आईटी से ही डेवलप हुई है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से, सॉफ्टवेयर का एक हिस्से के ऊपर आप कॉपीराइट नहीं लगा सकते हैं। आपको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉपीराइट लगाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसकी स्पीड हाईएस्ट है। हाई स्पीड से लो स्पीड की ओर आपने इसको अरेंज करना है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है सीपीयू की। आपने देखा होगा कि आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 2.4 गीगाहर्ट्ज की वो स्पीड देगा। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जैसे हार्ड डिस्क की होगी 100 MBPS, MB छोटा होता है डेफिनेटली, गीगा बड़ा होता है। सेकेंडरी की स्पीड कम होती है और प्राइमरी की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है सीपीयू की, सीपीयू के बाद होती है रजिस्टर की, रजिस्टर के बाद होती है कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी के बाद होती है मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी जिसे रैम कहा जाता है, रैम की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में आप हार्ड डिस्क ड्राइव ले लो, आप फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, ये सारा ले लेंगे। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की विशेषताएं क्या है? दोस्तों पहले था वेब 1.0, अब आया है वेब 2.0। वेब का मतलब है जिसके ऊपर आप इंटरनेट, जो वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आप इंटरनेट चलाते हैं। तो ये नया वर्जन आया है 2.0। 2.0 जिसमें आप फेसबुक देखते हैं, फेसबुक 2.0 में आया है। आप ट्विटर देखते हैं, आप मैसेंजर्स देखते हैं। तो ये क्या है? वेब 2.0 के उदाहरण है। इसमें क्या होता है सभी को पता है। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना के आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इसके द्वारा क्या है, आप सूचना का आदान प्रदान इजीली कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन डिफरेंट टाइप से पूछा गया था। ये वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे एमएस वर्ड इन्होंने शब्द यूज किया था कि एमएस वर्ड में अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों को आपने मेल भेजनी है तो आप क्या यूज करोगे? तो आप यूज करोगे मेल मर्ज। 3 इसका करेक्ट आंसर है। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या किया जाता है? हम एक तो पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, दूसरा स्रोत सबसे बड़ी चीज है। स्रोतों का हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि भावी पीढ़ी के लिए भी वो स्रोत बच जाए, अभी के अभी वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, और उसका वेस्टेज ना हो। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। तो यहाँ पे नीति की बात हो रही है और यहाँ पे सतत विकास की बात हो रही है। हालांकि दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो 2 करेक्ट आंसर है। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ये उस टाइम के करंट अफेयर से आया है, तो इस तरीके के करंट अफेयर आपने जरूर पढ़ लेना है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो सड़क परिवहन कोई 4 से 5 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शहरों में सड़क परिवहन से ही प्रदूषण फैलता है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है।
जल जनित रोग यानी जो पानी के कारण रोग फैलता है, इनमें से कौन सा नहीं है? टाइफॉइड, टाइफॉइड हमें गंदे पानी को पीने से हो सकता है। हेपेटाइटिस ए बी जो भी होता है वो गंदे पानी से ही फैलता है। हैजा, दस्त जो आपको लगते हैं वो भी हैजा, हैजा की बीमारी जो है वो भी गंदे पानी से होती है। लेकिन डेंगू की बीमारी आपको गंदे पानी से नहीं होती है, मच्छरों के काटने से होती है। मॉस्किटोज के काटने से डेंगू की बीमारी होती है, गंदे पानी पीने से आपको ये नहीं होती है। ठीक है, हालांकि गंदे पानी में ही ये पनपते हैं, लेकिन ये मच्छरों से फैलती है, गंदे पानी से नहीं। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना 2022 तक कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो लघु जल विद्युत परियोजना से लक्ष्य रखा है 5 गीगावाट का 2022 तक, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है 175 गीगावाट का। और अगर 2032 की हम बात करें तो 32 या 30 की अगर हम बात करें तो वो रखा गया है 350 गीगावाट का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। किस देश में हाल ही में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब ये भी उस टाइम का बिल्कुल लेटेस्ट आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर ये समिट हुई थी, रवांडा के अंदर हुई थी। तो ये आपने इस तरीके का जीके जरूर पढ़ लेना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? हाइड्रो मौसमी का मतलब है, हाइड्रो का मतलब है पानी, और मौसमी का मतलब है जो मौसम में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं होती है। हिमस्खलन, हिमस्खलन हाइड्रो मौसमी है, क्योंकि हिम जो होता है, बर्फ जो होता है, ये पानी का बना होता है, और जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, गर्मी में वृद्धि होती है, हिमस्खलन होना शुरू हो जाता है। बर्फ के टुकड़े क्या है, पिघलने लगते हैं और हिमस्खलन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये हाइड्रोमौसमी है। समुद्री कटाव, समुद्री कटाव कब होगा? जब आपका हिमस्खलन होगा, हिमस्खलन जब होगा और आपका बर्फ के ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र लेवल बढ़ेगा। तो ये आपके ग्लेशियर कब पिघलेंगे? ये किससे पिघलेंगे? मौसम से, जैसे गर्मी बढ़ेगी। तो ये भी हाइड्रो मौसमी समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये भी हाइड्रो मौसमी होता है। आपने देखा होगा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इसमें क्या होता है, पानी बहुत मात्रा में, इसमें इस तरीके से साइक्लोन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा इस तरीके से ये घूमता रहता है, घूमता रहता है और पानी को अपने साथ ले जाता है, और जहां जहां ये जाता है वहां पे अत्यधिक वृष्टि करता है। वृष्टि मतलब बारिश करता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि मौसम में दबाव के कारण जब एकदम से कहीं पे तापमान का दबाव बढ़ता है या घटता है तो ये घटना घटती है। लेकिन सुनामी हाइड्रो मौसमी नहीं है, क्योंकि सुनामी क्या है, जब ये आपका समुद्र है, समुद्र के नीचे जो प्लेट्स होती है वहां पे जब अगर कोई भूकंप आता है, भूकंप आने से क्या है, समुद्र आपका हिलता है और ये इस तरीके से लहरें बहुत ऊंची उठती है और सुनामी आती है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये हाइड्रो मौसमी नहीं है। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण है? जो हायर एजुकेशन है, अगर उसको हम ग्लोबलाइजेशन कर दे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनियां अगर उसमें आने लगेगी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें पढ़ाने लगेगी, तो उसके क्या अवगुण है? विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, अब ये तो इसका प्लस पॉइंट है कि हमें क्या है, विश्व का पाठ्यक्रम पता लगेगा कि हाँ इस देश में ये अच्छी चीजें पढ़ाई जाती है, इसमें ये नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये पाठ्यक्रम अगर हम वर्ल्ड लेवल का पढ़ेंगे तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, बिल्कुल सही बात। अगर आप वैश्वीकरण को, अगर आप प्राइवेट कंपनियों को शिक्षा में लाओगे तो उसमें क्या है, एलीट को ही मौका मिलेगा पढ़ने का, गरीब आदमी इतनी महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। शिक्षा का वस्तुकरण, बिल्कुल बाजारीकरण हो जाएगा शिक्षा का, इस शिक्षा को बेचा और खरीदा जाएगा। शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी होगी, डेफिनेटली होगी। तो बी सी डी इसके अवगुण है, दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, बिल्कुल गलत, नहीं होते हैं। राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते हैं, वो उनको नियुक्त करते हैं।
वे अपना पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा बनाते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय लाइक उर्दू लैंग्वेज को लेकर एक डीम्ड विश्वविद्यालय बनाए तो अपना पाठ्यक्रम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उनकी मर्जी, वो कुछ भी पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा रखे। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में दिशा निर्देश अपने आप बना सकते हैं, उनको यूजीसी की जरूरत नहीं है रिकमेंडेशन की। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बीसीडी करेक्ट आंसर है इसका, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन आपको कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? वैल्यू मीन्स मूल्य, मूल्य शिक्षा। तो जो मानवीय मूल्यों के प्रति अगर संवेदना आप बढ़ाओगे कि देखो हमें किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जब आपको मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना दी जाएगी तो डेफिनेटली आप क्या है, वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा दोगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हालांकि इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ओके। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपने राज्यसभा मेंबर अगर हिमाचल से भेजे हैं दिल्ली के लिए राज्यसभा के लिए, तो हिमाचल की विधानसभा की जरूरत नहीं है कि उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा में पुडुचेरी से 1 सदस्य और दिल्ली से 3 सदस्य जाते हैं। तो आपका 1 भी गलत है और 4 भी गलत है। दैट्स मीन बी एंड सी सही है, बी एंड सी, दैट्स मीन 2 इसका करेक्ट आंसर है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम स्वरूप क्या नहीं होता है? जब राष्ट्रपति शासन यानी इमरजेंसी किसी राज्य में लगती है तो क्या नहीं होता है? राज्यसभा को भंग किया जाना, राज्यसभा को बिल्कुल भी भंग नहीं किया जाता है। राज्य विधानसभा को बिल्कुल भी भंग नहीं किया जाता है। राज्य में मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया जाता है। नए मुख्य सचिव का नियुक्ति नहीं की जाती है। दैट्स मीन या तो मंत्रिमंडल जो होता है उसको रिजाइन देना पड़ेगा और दूसरा जो प्रशासन होगा वो सेंटर के अंडर आ जाएगा। दैट्स मीन बी एंड सी करेक्ट आंसर है, डी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सा सदाचरण पर्यंत पद पर रहता है? यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पे नहीं रहता है। राज्य के राज्यपाल ये राष्ट्रपति कभी भी इनको निकाल सकता है। महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति कभी भी निकाल सकता है। और केंद्र शासित जो क्षेत्र का प्रशासक होता है जिसे उप राज्यपाल कहा जाता है, उसे भी राष्ट्रपति कभी भी निकाल सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं निकाल सकता है। सद आचरण, जब तक ये अच्छे आचरण में रहता है तब तक इसे नहीं निकाला जा सकता है। दैट्स मीन सी, केवल सी, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समूह में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करना है। यानी टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सा इसमें से सही है? जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है और 100 के 100 अगर फेल हो गए, दैट्स मीन ये माना जाएगा कि स्टूडेंट फेल नहीं हुए, टीचर फेल हुए, क्योंकि इन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं या इनका पढ़ाने का तरीका सही नहीं था। तो ये प्रशासन ये मानता है, ठीक है। इसलिए अभी नई मुहिम भी लाई थी हिमाचल सरकार ने कि जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा फेल हो रहे हैं वहां से टीचर कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य
अधिगम सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी टीचिंग होती है, टीचिंग इसीलिए होती है ताकि कुछ ना कुछ लर्न करे जो भी लर्नर होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, यानी लर्निंग के बिना टीचिंग हो सकती है। लर्निंग के बिना कोई टीचिंग हो सकती है? मेरे हिसाब से लर्निंग के बिना कोई टीचिंग नहीं हो सकती है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो टीचर है, टीचर के बिना भी, टीचिंग के बिना भी हम लर्न करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते पे चल रहे थे और रास्ते पे चलते चलते हमारा पाँव पत्थर से बजा, तो हमें क्या, वो सीख मिली कि हमें रास्ते में देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कोई टीचर, तो टीचिंग तो हमें नहीं की गई, लेकिन लर्न तो हमने किया है ना। दैट्स मीन ये 4 बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 3 यहाँ पे सही होना चाहिए कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वो सीखता भी है, बिल्कुल सही बात। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके साथ खुद भी मैं सीख रहा हूं, तो दैट्स मीन 4 सही है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम है, बिल्कुल गलत बात है। वास्तविक लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारना है, कंठस्थ कर लेना है चीजों को, जो आपसे पूछे एज इट इज उसको बोलना है। तो इसका जो सही है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 5 सही है। 1 2 3 और 5 सही है, बी करेक्ट आंसर है इसका। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये अधिगम जीवन पर्यंत है, और ये इसकी यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है कि अधिगम क्योंकि जीवन पर्यंत है, इसलिए इसको जीवन से जोड़ा गया, तभी ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ए करेक्ट आंसर है। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाता है? जो एक टीचिंग होती है उसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक की जाती है? विषय के आच्छादन पर। विषय के आच्छादन मतलब नो, विषय के आच्छादन पे तो नहीं की जाती है। छात्रों की अभिरुचि, नो, छात्रों की अभिरुचि पे भी नहीं करती है। छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर वही टीचिंग प्रभावकारी मानी जाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को वो समझ आएगा। तो 3 करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? किस टीचिंग मेथड में, किस विधि में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट? तो ये करते हैं परियोजना विधि में। ये 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रोजेक्टेड मेथड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट भाग लेते हैं। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? जो टीचिंग के इफेक्टिवनेस को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? ये करता है शैक्षणिक व्यवस्था। शैक्षणिक व्यवस्था अगर आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी अगर शैक्षणिक व्यवस्था आपके देश के अंदर है, तो आपकी टीचिंग भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे उसके परिणाम आएंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगेगी, बहुत सारे लोगों के चरित्र का विकास होगा अगर शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है। अभिकथन और निष्कर्ष तर्क यहां दिया गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, बिल्कुल सही बात है। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है वो अधिगम को त्वरित बनाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्णयात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, ऐसा कुछ नहीं है। संकलनात्मक मूल्यांकन के अपने उद्देश्य है और निर्माणात्मक के अलग उद्देश्य है। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज्यादा बेटर है दूसरा खराब है। दैट्स मीन ए सही है, आर गलत है। दैट्स मीन 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।